उस आदमी ने उस दुधमुही बच्ची को अपने दोनों हाथों से ऊपर की ओर किया, मानो उसे किसी को भेंट कर रहा हो। कर्ट एकदम सन उसे देख रहा था। वो जमीन पर कुछ निशानों से अच्छी तरह से परिचित था। उसने एक्सॉर्सिज्म की थोड़ी सी पढ़ाई भी की हुई थी और डीमन के कुछ निशानों को पहचानता था। उस बच्ची को उस आदमी ने अभी तक इसी प्रकार हवा में उठा रखा था और अजीब सी गुर्राहट भरी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा था। कर्ट समझ चुका था कि अब करो या मरो की स्थिति है। अब उसने अगर देर की तो वो लड़की नहीं बचेगी। वो तेज आवाज में धार्मिक मंत्रों को पढ़ता हुआ बाहर निकला। वो आदमी भी उसके मंत्रों की आवाज सुनकर चौंक गया और अपना सिर पीछे घुमाया। उसके सामने कर्ट तेज आवाज में मंत्रों को बुदबुदा रहा था। साथ ही साथ उसने एक हाथ में छोटी सी धार्मिक पुस्तिका पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ में क्रॉस पकड़ रखा था। फिर वो आदमी पूरी तरह से कर्ट की ओर घूम गया। कर्ट उसे देखकर चौंक गया। ये मिशनरी फिलिप था। उसका स्वरूप बदला हुआ था। आंखों के अंदर एक से ज्यादा पुतलियां थीं। गाल के पास का मांस पीछे की ओर सरका हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और जबान सांप की भांति लपलपा रही थी। वो अपने पंजों के बल पर थोड़ा सा आगे की ओर झुका हुआ था। कर्ट समझ गया कि फिलिप इस समय पजेस्ड है। उसने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया और इस पर फिलिप एक अजीब खरखराती हुई हंसी के साथ हंसने लगा। उसको हंसता देख कर्ट ने छोटी पुस्तक खोली और उसमें से कुछ पढ़ते हुए अपने क्रॉस वाले हाथ को आगे कर उसकी ओर बढ़ने लगा। अब तक वो बच्ची जागने लगी थी। फिलिप ने उस बच्ची को नीचे रख दिया और वहीं पर पड़े एक पत्थर को उठाकर तेजी से कर्ट पर फेंक दिया। असावधान कर्ट वो हमला बचा नहीं पाया और वो पत्थर उसकी छाती पर जा लगा। कर्ट करहाता हुआ वहीं एक पेड़ के सहारे बैठ गया। फिलिप चारों पैर पर दौड़ता हुआ उसकी तरफ भागा कि उसके सामने एक पतले शीशे का ग्लोब गिर के फूटा और उसमें भरे किसी तरल की छींटे फिलिप पर आ गिरी। फिलिप तेज आवाज में चीखने लगा। जहां जहां वो तरल गिरा था वहां से धुआं निकल रहा था, मानो वो कोई एसिड हो। पेड़ों के पीछे से अभय बाहर निकला। उसकी कमर पर छोटा बैग था जिसके अंदर तरह तरह के छोटे ग्लोब व शीशियां पड़ी थीं। उसके हाथ में बेलनाकार टॉर्च जैसा था जिसके लेंस के आसपास रिवॉल्वर जैसा घूमने वाला मैकेनिज्म था। कर्ट ने आश्चर्य से अभय को देखा। उधर फिलिप भी उसे ही घूर रहा था। कर्ट ने बैग से कपड़े की छोटी सी पोटली निकाली और उसे यूं फेंका कि वो फिलिप के सिर के ऊपर से जाती हुई पीछे जा गिरी। उस पोटली में भरे छोटे छोटे हरे दाने फिलिप के पीछे की जमीन पर फैल गए। फिलिप को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने भी पीछे उन दानों के पास जाने की चेष्टा नहीं की। वो अब अभय की तरफ बढ़ा और थोड़ी दूर से ही उस पर छलांग लगा दी। अभय पूरी तरह से सावधान था। उसका टॉर्च वाला हाथ ऊपर उठा और उसमें लगे बटन को उसने दबा दिया। उस टॉर्च से निकली रोशनी ने फिलिप के शरीर को पूरी तरह से नहला दिया। साथ ही टॉर्च के लेंस से एक यांत्रिक आकृति भी प्रोजेक्ट हो रही थी जो सीधे फिलिप की छाती पर बनी। फिलिप चिल्लाता हुआ अभय के पास आ गिरा। उसके पूरे शरीर से धुआं निकलने लगा था। कपड़ों ने यहां वहां आग पकड़ ली और जिस जगह वो निशान प्रोजेक्ट हुआ था वो जगह अंगारे की तरह जलने लगी। अभय फिलिप की ओर बढ़ता हुआ अपनी टॉर्च के लेंस के फोकस को सेट करने लगा। वो फिलिप के पास आया और एक बार फिर उसने टॉर्च की रोशनी फिलिप के ऊपर डाल दी। इस बार टॉर्च से निकले यंत्र का प्रोजेक्शन साइज बड़ा था। फिलिप का पूरा शरीर ही उस यंत्र की परिधि के भीतर समा रहा था। फिलिप असहनीय दर्द में तड़पता हुआ चीखे जा रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे अंगारों की तरह जल रहा था।
और थोड़ी ही देर में उसने आग पकड़ ली। फिलिप अभय के टॉर्च के प्रोजेक्शन से बाहर जाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मानो टॉर्च की रोशनी उसके लिए लोहे की दीवार बन गई हो। धीरे धीरे फिलिप वहीं ढेर हो गया। फिर अभय ने अपने बैग के अंदर से एक बड़ा कैप्सूल निकाला, उसे अपनी मुट्ठी में दबा के तोड़ा और फिलिप के शरीर पर उछाल दिया। उस कैप्सूल में भरा किसी तरह का पाउडर फिलिप के जलते शरीर पर गिरा। उसके शरीर से तेज ग्रे धुआं निकलने लगा और शरीर तेजी से राख में बदलने लगा। थोड़ी ही देर में वहां जले के निशान और मुट्ठी भर राख के सिवा कुछ नहीं बचा। पेड़ के सहारे जमीन पर पड़ा हुआ कर्ट आश्चर्य से ये सब देख रहा था। इस तरह की पारलौकिक लड़ाई को उसने कभी भी किसी भी किताब में नहीं पढ़ा था। देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर अभय बच्ची के पास पहुंचा और उसे गोदी में उठा लिया। उसे लेकर वो कर्ट के पास आया और बच्ची को उसे थमा दिया। फिर वो वापस उन निशानों के पास गया, पानी की एक बोतल निकाली और उन निशानों पर छिड़कने लगा। उन निशानों से सफेद धुएं के साथ आग की लपटें उठने लगी, जो पूरी जमीन पर फैलने लगी। अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं, चलो उठो। कर्ट ने बच्ची को लिए हुए ही उठने की कोशिश की और उसके मुंह से कराह निकल गई। लाओ बच्ची को मैं पकड़ लेता हूँ, कहते हुए अभय ने उससे बच्ची को ले लिया। फिर अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। कर्ट ने उसके हाथ को पकड़ा और उसके सहारे खड़ा हो गया। दोनों धीरे धीरे कैंप की ओर बढ़ने लगे। उनके पीछे जमीन पर पानी की तरह फैलती उस रहस्यमयी आग ने वहां हुए किसी भी प्रकार की झड़प के सारे सबूत मिटा दिए। मुझे लगता है रिब्स टूट गई हैं, हल्के हल्के कराहते हुए कर्ट ने कहा। एक हाथ में बच्ची को गोद लिए हुए और दूसरे से कर्ट को सहारा दे रखे अभय ने कुछ नहीं कहा। बच्ची फिर से सो गई थी। किसी तरह की दवाई का असर लगता है, बच्ची की ओर देखता हुआ कर्ट बोला। मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। जवाब में अभय कुछ नहीं बोला। फिर कर्ट भी शांत हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक मिशन वाला एक अनजान बच्ची के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा, बिना कर्ट की ओर देखे अभय ने कहा। जवाब में कर्ट हल्का सा मुस्कुरा दिया और धीमी आवाज में बोला, तुम्हें हम लोगों से कोई पर्सनल दिक्कत लगती है? अभी पीछे जो हुआ उसके बाद भी तुम ये सवाल कर रहे हो? हाँ, मुझे उस जैसे मिशन वालों से दिक्कत है। जवाब में पीछे की तरफ इशारा करते हुए अभय बोला, फिलिप को किसी डीमन ने पोजेस किया था। अभय जोर से हंसा। उसे किसी डीमन ने पोजेस नहीं किया था श्रीमान कर्ट, वो खुद ही डीमन था। कर्ट हैरानी से उसे देखता रह गया। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लग रहा है और उसमें तुम्हारे मिशन का भी कोई ना कोई रोल है। मैं तुम्हारी आस्थाओं और पूरे मिशन पे आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि ये कहना चाहता हूं कि मिशन के अंदर कुछ गलत लोग हैं जो यहाँ किसी मकसद से कार्यरत हैं। कर्ट के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करने के बाद अभय फिर बोला, मैं तुम सबको काफी दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं और तुम मुझे मन के अच्छे लगे। खासकर आज जिस तरह से तुमने इस बच्ची के लिए अपना जीवन खतरे में डाला, मैं तुम्हें सल्यूट करता हूं। अभय ने कर्ट की तरफ रिस्पेक्ट शो करते हुए कहा। कर्ट खामोश ही रहा। शायद चोट का असर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। इस बच्ची का क्या होगा? जैसे हिम्मत जुटा के कर्ट ने कहा हो। देखेंगे, मैं पृथ्वीराज से इसके लिए बात करूंगा। फिर दोनों के मध्य शांति छा गई। कैंप अभी भी काफी दूर था। अगली सुबह पृथ्वी जब हवेली पहुंचा तो उसने अपने पिता राजा साहब को किसी सुनहरे बालों वाली विदेशी महिला के साथ अपनी कार में बैठे देखा। वो जब तक उन तक पहुंचा वो कार में बैठ के निकल लिए थे। पृथ्वी भोलाराम के पास आया और उससे पूछा, पापा इतनी सुबह कहाँ के लिए निकल गए हैं और उनके साथ वो विदेशी महिला कौन थी? हमें का पता बड़े भैया, वो महिला रात को ही आई थी, पिताजी के साथ खाना वाना खाई और वो हवेली पर ही रुकी थी, भोला ने जवाब दिया। पृथ्वी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर भीतर अपने कमरे की ओर चल दिया।
पृथ्वी देर दोपहर तक अपने ऑफिस में मोहनलाल के साथ कैंप के बंद होने से संबंधित कानूनी फॉर्मेलिटी पूरी करता रहा और फिर कैंप की ओर निकल लिया। कैंप के गेट पर ही उसकी मुलाकात सुरेश से हो गई। इधर हुई रहस्यमय घटनाओं के बाद से सुरेश का बर्ताव पृथ्वी के लिए काफी दोस्ताना हो चला था। गुड मॉर्निंग मिस्टर पृथ्वीराज। वेरी गुड मॉर्निंग ऑफिसर। मैंने सुना आप ये कैंप बंद कर रहे हैं? सुरेश ने पृथ्वी से पूछा। जी ऑफिसर, इधर हुई घटनाओं के चलते पापा का कहना है कि लोगों की जान को खतरे में डाल के बिजनेस करना ठीक नहीं है, इसलिए हमने ये कैंप बंद करने का निर्णय लिया है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आप इतनी दोपहर को यहाँ क्या कर रहे हैं? पृथ्वी ने डीएसपी सुरेश से पूछा। मैं यहाँ एक मिसिंग कंप्लेंट के सिलसिले में आया था। फादर अग्निवेश के अनुसार उनके मिशन का एक आदमी फिलिप डीवमेकर मिसिंग चल रहा है। कुछ एक चश्मदीदों के अनुसार लास्ट उन्हें कैंप के पीछे से जंगल की ओर जाते देखा गया था। सुरेश ने कहा। ओह जी हाँ, और आजकल जैसा माहौल है, जंगल में जाकर मिसिंग होने का मतलब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब चूंकि मामला एक विदेशी का है तो हम पर प्रेशर कुछ ज्यादा ही है। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ। एनीवे, अभी इजाजत चाहूंगा। मुझे मिस्टर फिलिप की खोजबीन के लिए काफी अरेंजमेंट करने हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। उसके बाद पृथ्वी थोड़ी दूरी पर खड़े अभय की ओर बढ़ चला।